हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत आज आपकी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम ज्योग्राफी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3, जो कि है वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। कौन कौन सी है? वन, कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल। पहली है वन। वन देखते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित हो जाते हैं। तो वन कौन होते हैं? उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण जहाँ वर्षा होती है वहाँ वन उगते हैं। आगे देखते हैं, घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं वे घास स्थल होते हैं, और जहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 भागों में बांटा जाता है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। जहाँ परिपूर्ण मात्रा में ऊर्जा मिलती है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा मिलती है और वर्षा होती है, वहाँ वन होते हैं। उसके बाद जहाँ मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ घास स्थल होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ होती हैं वहाँ केवल वह शुष्क प्रदेश होते हैं, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। आगे देखते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, वन। हमारा अगला टॉपिक क्या है? वन। और एनसीईआरटी में 6 प्रमुख प्रकार के वन को बताया गया है। कितने प्रकार के वनों को बताया गया है? 6, जो कि हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्यसागरीय वन और शंकुधारी या फिर टैगा वन। तो इसमें पहला हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए इसमें देखते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध कौन से होते हैं? जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं वे उष्णकटिबंध कहलाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, चूँकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं इसलिए ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। चूँकि ये क्षेत्र गर्म होते हैं इसलिए यहाँ वर्षा भी पूरे वर्ष ही अधिकतर होती रहती है, अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होगा, आर्द्रता हमेशा बनी रहेगी, इसलिए यहाँ की पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। और यहाँ कभी मौसम शुष्क नहीं होता इसलिए पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियाँ बिल्कुल नहीं गिराते हैं, क्योंकि उन्हें नमी हमेशा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और चूंकि पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं साल भर, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाते, और लेकिन जो वृक्ष की जो मोटाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं वह वृक्ष की जड़ें तक नहीं मिल पाती हैं। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध सदाबहार वन में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा उष्णकटिबंध सदाबहार वन में कि इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, और गर्म क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और पूरे वर्ष यहाँ वर्षा होती है। पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिरती इसलिए सदाबहार वन भी कहते हैं। वन का जो प्रकाश होता है वह वृक्ष के जड़ तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह कहा जाते हैं। तो जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, जो अमेज़न होता है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। तो प्रश्न बनेगा कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? तो ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमेज़न में ही एनाकोंडा भी पाया जाता है और उष्णकटिबंध वर्षा वन में यह पाया जाता है, जो कि अमेज़न होता है। उष्णकटिबंध वर्षा वन कौन सा है? अमेज़न भी एक प्रकार का उष्णकटिबंध वर्षा वन है, और एनाकोंडा यहाँ पाया जाता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है। साथ ही एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था कि पृथ्वी के जो फेफड़ा उसे किसे कहते हैं? अमेज़न वन को कहते हैं। आगे देखते हैं, दूसरे प्रकार का हम देख लेते हैं वन। उष्णकटिबंधीय होते हैं लेकिन पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मानसूनी वन भी कहे जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। या भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि मौसम जो होता है वह चेंज होती रहती है। जलवायु जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। तो जल संरक्षित करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? वृक्ष अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं ताकि अपने अंदर जल को संरक्षित रख सकें। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में शाल, सागवान, नीम तथा शीशम है।
तो दृढ़ काष्ठ वाले वन यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष भी दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं, जैसे कि साल, सागवान, नीम तथा शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या होता है, मौसम दर मौसम जलवायु बदलती रहती है, इसलिए अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ताकि पत्तियां अपनी गिरा देते हैं ताकि क्या करें, जल को संरक्षित रख सकें। और साल, सागवान, नीम, शीशम यहाँ के कुछ प्रमुख वृक्ष हैं और यह फर्नीचर बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं। फर्नीचर और यातायात में ध्यान रखिएगा, ये भी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं और फर्नीचर और जो विभिन्न यातायात वाली चीज़ें होती है उसको बनाने में ये उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा प्रकार हम देख लेते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। तीसरा क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। तो ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ और यूकलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ है, प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनता है कि दे देंगे शीतोष्ण सदाबहार वन, तो उसमें 4 ठो ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन दे देंगे कि यह दक्षिण पूर्व अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरा दे देंगे चीड़ और यूकलिप्टस जैसे पौधे यहाँ होते हैं। 2 ऑप्शन और दे देंगे, या मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं, और एक चौथा ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन कौन सा कथन सही है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते, वृक्ष पाए जाते हैं, और जैसे कि चीड़, यूकलिप्टस और बांज आदि। आगे देखते हैं, अगला हमारा है चौथा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। चौथा क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। तो जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने लगते हैं तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो उच्च अक्षांश वाले जो प्रदेशों में ये पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप आदि। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं ताकि अपनी जल को संरक्षित रख सकें अपने अंदर। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिंजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, शीतोष्ण पर्णपाती वन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उच्च अक्षांश में ये पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि पिंजेट व मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। पिंजेट व मोनाल जैसे, फिंजेट या मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, तथा ये भी अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, पर्णपाती लिखा गया है तो आप पता ही चल जाएगा कि ये भी पत्तियाँ अपनी क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप आदि। पांचवा प्रकार हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। पांचवा प्रकार क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। इसमें देखते हैं कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। ध्यान रखिएगा, महाद्वीप के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारे हैं वो क्या है, वह या तो शीतोष्ण सदाबहार वन से ढके हैं या तो शीतोष्ण पर्णपाती वन से। लेकिन पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे जो हैं वो अलग हैं। इस तरफ जो है पश्चिमी, ये दक्षिण पश्चिमी और जो पश्चिमी किनारे हैं वे अलग हैं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अधिकतर महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में। इसलिए इसका नाम भी यही पड़ा है। यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल का पैदावार यहाँ किया जाता है। और क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है। तो यहाँ वन्य जीवन जो है वह बहुत कम है। तो भूमध्य सागरीय में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फिर से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है। ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं और ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें क्या कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका
एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। साथ ही दूसरा पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों का फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है। हमारा लास्ट प्रकार का वन है, छठा है शंकुधारी वन। चलिए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जो 50 डिग्री टू 70 डिग्री होते हैं में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर 50 डिग्री टू 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? टैगा कहा जाता है। प्रश्न बनता है, प्रश्न सीटेट में बना है, टैगा किसे कहते हैं? तो टैगा किसे कहते हैं? शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन भी वृक्ष को सलीमा ने हिमालय में, अभी एक कहानी ऊपर पढ़ाई गई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये क्या होते हैं? लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज और सामान कागजों के बनाने में काम आता है। तो जो शंकुधारी वन होते हैं, जिन्हें टैगा भी कहा जाता है, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, लंबे नरम व सदाबहार वन होते हैं, कागज, लुगदी, माचिस आदि बनाने में इनका काम आता है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है बड़ी नरम काष्ठ की होती है। आगे है, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तो नरम काष्ठ होने के कारण माचिस और बक्से बनाने के लिए भी, पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है इनका उपयोग। चीड़, देवदार आदि वनों के प्रमुख पेड़ हैं। तो चीड़ और देवदार कैसे वन है? टैगा या फिर शंकुधारी वन है। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, शिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। आगे देखते हैं। अब घास स्थल देख लेते हैं। घास स्थल क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण इसमें इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वह इसी प्रकार का घास स्थल है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुए जानवर पाए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ होते हैं? जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका का सवाना घास स्थल। आगे देखते हैं। शीतोष्ण घास स्थल कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीप के भीतरी भागों में यह पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो यहाँ की घास जो होती हैं वो छोटी होती हैं, और सामान्यतः यहाँ जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका में क्या पाई जाती है? किस प्रकार की घास स्थल? सवाना। ब्राज़ील में कंपोस्ट पाई जाती है। वेनेजुएला में लानोस पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल 3 हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? सवाना कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। ब्राज़ील में क्या है? कंपोस्ट है। और वेनेजुएला में क्या है? लानोस है। शीतोष्ण घास स्थल देख लेते हैं। अर्जेंटीना में पंपास है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, जिसे क्या कहते हैं? गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? वेल्स है। और मध्य एशिया में स्टेपी है। मध्य एशिया में क्या है? स्टेपी है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स है। इसको क्या कहते हैं? डाउन्स है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट या सब इंपॉर्टेंट है इसमें। पूर्वी अफ्रीका में शवाना, ब्राज़ील में कंपोस्ट और वेनेजुएला में लानोस जो है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। शीतोष्ण कौन सी है? अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। आगे देखते हैं। आगे चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब इसका क्विक रिविजन हम देख लेते हैं एक बार, क्विक रिकैप ओरल रूप में। तो पहला क्या था? हमारे वन के प्रकार दिए गए थे। पहली वनस्पतियों के प्रकार दिए गए थे 3, जिसमें पहली थी वन, दूसरे थे घास स्थल, तीसरी थी कटीली झाड़ियाँ। वन कितने हैं? 6 हैं। वन कौन से? 6 हैं, जिसमें पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें क्या होता है? इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, या गर्म क्षेत्र में होते हैं और पूरे वर्ष वर्षा वहाँ होती रहती है। पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झाड़ती हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा कभी कम नहीं होती, वहाँ नमी की मात्रा कभी कम नहीं होती, इसलिए पत्तियाँ हमेशा रहती हैं पेड़ों में, इसलिए इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और वन का जो प्रकाश होता है वह जड़ तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुस, आबनूस, महोगनी। अगला पॉइंट इसमें क्या था कि ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जो उसे लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है ना, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और एनाकोंडा भी यहाँ पाया जाता है। दूसरा प्रकार हमारा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये भारत व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। और इन्हें अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं? गर्मी में झाड़ देते हैं, क्योंकि ये नमी अपनी बचाते हैं। उदाहरण कौन कौन से थे? साल, सागवन, नीम और शीशम। और इनका उपयोग कैसे होता है? फर्नीचर, यातायात आदि बनाने में, क्योंकि ये भी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। तीसरा प्रकार था हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। इसमें क्या होता है कि ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, यूकलिप्टस आदि।
इन पेड़ों में कौन कौन से आते हैं? चीड़, यूकलिप्टस, सास थी। उसके बाद चौथा था हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। चौथा कौन सा था? शीतोष्ण पर्णपाती वन। और ये उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं। कौन उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं? और यहाँ की प्रमुख पक्षियाँ दी गई थी फिंजेंट और व मोनाल प्रमुख पक्षी थी। यहाँ की प्रमुख पक्षियाँ कौन सी थी? फिंजेंट व मोनाल। उसके बाद हमारा पांचवा था कौन सा? भूमध्यसागरी। पांचवा कौन सा था? भूमध्यसागरी। तो ये भूमध्यसागरी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्हें विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान। लास्ट हमारा कौन सा था? शंकुधारी या फिर टैगा वन। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं 50 डिग्री टू 70 डिग्री। ये लंबे, नरम व सदाबहार वन होते हैं और इनकी जो कास्ट होती है वह नरम होती है, इसलिए कागज़, लुगदी, माचिस आदि बनाने में इनका काम आता है, जैसे कि चीड़ व देवदार इनके उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या था कि घास स्थल। घास स्थल उष्णकटिबंधीय कौन कौन सी होती हैं? पूर्वी अफ्रीका का शवाना और ब्राज़ील का कंपोस्ट और वेनेजुएला का लाओस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यहाँ क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं? जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अर्जेंटीना का पंपास, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, मध्य एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।